में बीजेपी की भारी दुर्गति के बाद पार्टी के अंदर खाने में यह चर्चा चल पड़ी है कि अब समय रहते मोदी की जगह योगी को कमान सौंप देनी चाहिए। कुछ लोग यह भी बोल रहे हैं कि अगर इस फैसले में देरी की गई तो 2024 में इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना होगा। कहा जा रहा है कि मोदी ढलने लगे हैं, थकने लगे हैं और ऊब पैदा करने लगे हैं, उनका जादू खत्म होने लगा है और इसके पहले कि जनता उन्हें बोझ समझने लगे, सिंहासन बदल दिया जाना चाहिए। कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने मोदी की क्षमताओं को लेकर संघ के मन में भी आशंकाएं पैदा कर दी हैं और उसके एक धड़े की नजरें योगी आदित्यनाथ की तरफ जा टिकी हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। एक तरफ मोदी के चेहरे ने कर्नाटक में बीजेपी का बेड़ा गर्क कर दिया तो दूसरी तरफ योगी के चेहरे ने यूपी के निकाय चुनाव में भाजपा को आसमान पर पहुंचा दिया। राज्य के 17 नगर निगमों में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस सारे के सारे योगी के सामने साफ हो गए। इसी तरह 200 नगर पालिकाओं में से 98 पर अकेले बीजेपी। इसके अलावा स्वार और रामपुर सदर की दोनों सीटें विधानसभा उपचुनाव में योगी ने समाजवादी पार्टी से छीन ली। यहां से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक हुआ करते थे और यहीं से मोदी और योगी की तुलना शुरू हो गई क्योंकि कर्नाटक और यूपी के नतीजे एक साथ एक ही दिन आए। इस चुनाव को योगी आदित्यनाथ ने नाक का सवाल बना लिया था। उन्होंने इसके लिए 50 से ज्यादा रैलियां और सभाएं की, जबकि अखिलेश यादव ने मुश्किल से 15 सभाएं की। योगी आदित्यनाथ की सक्रियता देखकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही हथियार डाल दिए थे। कांग्रेस तो खैर प्रचार में उतरी ही नहीं। योगी ने पूरे चुनाव की कमान अपने हाथ में ले रखी थी और आक्रामक प्रचार अभियान चलाया। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से गाजियाबाद तक, अयोध्या से लेकर इलाहाबाद तक और मथुरा से लेकर मुरादाबाद तक धुआंधार प्रचार किया और किसी भी सभा में उन्होंने मोदी की तरह कोई व्यक्तिगत बात नहीं की, सिर्फ मुद्दों और एजेंडे पर केंद्रित रहे। इससे दोनों के बीच तुलना होने लगी कि मोदी की आत्ममुग्धता पार्टी के लिए बोझ बनती जा रही है। मोदी की जगह योगी को लाने की बात इसलिए जोर पकड़ रही है कि एक तरफ मोदी के तमाम लटकों झटकों के बावजूद कर्नाटक में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, तो दूसरी तरफ योगी ने बिना कोई तमाशा खड़ा किए बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर पार्टी बना दिया। आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब दंगा। आप कर्फ्यू नाम की बात सुनते हैं, आप कोई दंगा होता है, आप बोलोगे दंगा और कर्फ्यू नहीं, कोई कब्जा नहीं, आप उत्सव हो रहे उत्सव। गौर कीजिए, 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी चेहरा मोदी नहीं योगी थे। बहुत जोरदार खबर उड़ी थी कि मोदी शाह की जोड़ी किसी भी तरह से योगी आदित्यनाथ को निपटाना चाहती है क्योंकि वो उनके एकाधिकार को चुनौती देने लगे हैं। कर्नाटक चुनाव में मोदी की विफलता और यूपी चुनाव में योगी की सफलता ने मोदी के वर्चस्व पर योगी आदित्यनाथ की दावेदारी को और मजबूत कर दिया है और यह मोदी शाह के लिए अच्छी खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के हार के केवल 4 महीने बाद कर्नाटक के चुनाव ने मोदी का यह तिलिस्म भी पोंछ दिया है कि वो चुनावी रणनीति के मास्टर हैं और किसी भी बाजी को पलटने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह कर्नाटक की जनता ने अमित शाह की चाणक्य की छवि को भी जोरदार झटका दिया है। दोनों ही राहुल के सामने इस बार 19 साबित हो चुके हैं। कांग्रेस जानती थी कि बजरंग दल पर बैन का मुद्दा उछालते ही बीजेपी बिलबिला जाएगी और गलतियां करेगी। यही हुआ। राहुल प्रियंका खड़गे ने जाल बिछाया और नरेंद्र मोदी फंसते चले गए। ध्रुवीकरण की राजनीति की माहिर मानी जाती है बीजेपी और खासकर मोदी, यह उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस बार इसमें कांग्रेस ने उन्हें धूल चटा दी। इसको जरा समझिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम सत्ता में आने के बाद बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करेंगे, उन पर पाबंदी लगाएंगे। यह कांग्रेस की बहुत बड़ी चाल थी। यह मोदी के लिए बहुत बड़ा ट्रैप था क्योंकि यह बात कांग्रेस को अच्छी तरह पता थी कि वह चाहकर भी बजरंग दल या किसी भी संगठन पर बैन नहीं लगा सकती क्योंकि यह काम राज्य सरकार का है ही नहीं। यह काम केंद्रीय गृह मंत्रालय का है। राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा इसकी सिफारिश कर सकती है और अगर कांग्रेस बजरंग दल और पीएफआई को बैन करने की सिफारिश कर भी देती तो फैसला अमित शाह के गृह मंत्रालय को लेना था। दूसरी बड़ी बात यह
कि पीएफआई पहले से ही प्रतिबंधित संगठन है। मोदी सरकार ने सितंबर 2022 में ही उसे बैन कर दिया था। तो क्या कांग्रेस ने गलती की थी यह बात अपने घोषणा पत्र में शामिल करके? हरगिज नहीं, यह उसकी होशियारी थी। मोदी इस जाल को समझे बूझे बिना उसमें कूद पड़े और फंसते चले गए और पूरे चुनाव में कभी उससे निकल नहीं पाए। मोदी कर्नाटक में गुजरात जैसा प्रयोग करना चाहते थे, या कहिए उन्हें वही आता है। कांग्रेस उनकी इस कमजोरी को अच्छी तरह समझ गई थी। उसे पता था कि राज्य की ज्यादातर विधानसभाओं में उसका सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ है। कांग्रेस यह भी जानती थी कि जेडीएस जितने जोरदार तरीके से चुनाव लड़ेगी वो सत्ता से दूर होती जाएगी। इसलिए उसने दोहरी रणनीति पर काम किया। जरा इसको समझिए। पहला यह कि जातीय समीकरण को दुरुस्त करना, इसमें लिंगायतों का विश्वास हासिल करना सबसे ऊपर था, भाजपा का वोट बैंक था। और दूसरा, जेडीएस को नुकसान पहुंचाने के लिए मुसलमानों को अपने पक्ष में मोड़ना। केवल बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करके उसने बहुत आसानी से उन्हें अपनी तरफ कर लिया था। कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी बजरंग दल पर बैन करने की घोषणा। मोदी ने बजरंग दल को बजरंग बली से मिलाकर एक ऐसी भूल कर डाली थी जो कोई अनाड़ी नेता भी नहीं करता। एक तरफ मुसलमान कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हो गए, तो दूसरी तरफ पढ़े लिखे संवेदनशील हिंदू बीजेपी से दूर हो गए। बजरंग दल जैसे हत्यारे संगठन और बजरंग बली को मिलाना हिंदुओं को भी नागवार गुजरा था। एक तरह से देखें तो मोदी ने ऐसा करके कांग्रेस का काम आसान कर दिया था। कांग्रेस चाहती थी कि किसी भी तरह से मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो, और मोदी ने यह तय कर दिया। कई इलाकों में 70% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया। हिंदू वोटों की गोलबंदी के चक्कर में मोदी समझ ही नहीं पाए कि मुसलमानों का ध्रुवीकरण हो गया तो क्या होगा। उनके पास कर्नाटक के सामाजिक समीकरण की कोई महीन सूझबूझ नहीं थी। देखिए कि पुराने मैसूर में मुसलमानों की संख्या लगभग 22% है और सीटें पड़ती हैं 224 में से 57। यह बहुत बड़ी संख्या है। यहां कांग्रेस ने 40 सीटें जीत ली। यह मोदी की बहुत बड़ी भूल थी कि टीपू सुल्तान को गद्दार और हिंदू विरोधी साबित करने का नैरेटिव चलाने से हिंदू भाजपा पर मर मिटेंगे। अमित शाह और उनके रणनीतिकार इस बात को समझ ही नहीं पाए कि यह गुजरात नहीं कर्नाटक है। इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी ढलान पर आ चुके हैं और अब समय रहते योगी को आगे कर दिया जाना चाहिए। भाजपा में यह चर्चा चल रही है। 2024 के चुनाव से पहले यह चर्चा और पकड़ने वाली है जोर। अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और कर्नाटक की जीत से कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज है। अगर इन तीनों राज्यों में से 2 में भी बीजेपी हार जाती है तो मोदी के विकल्प की खोज और तेज हो जाएगी और योगी आदित्यनाथ उस पल का इंतजार कर रहे हैं। वो लगातार यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में जो लोकसभा की 62 सीटें और विधानसभा की 255 सीटें आई हैं वो मोदी के दम से नहीं, उनकी वजह से है। कर्नाटक के नतीजों ने उनके इस दावे का वजन बढ़ा दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर है तब भी फेसबुक को लाइक कर लीजिए, फेसबुक पर देखते हैं तब भी यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल आप जानते ही, आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। हम दोनों को फॉलो कर लीजिए। जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देखिए, लाइक और कमेंट तो करेंगे ही।